जय हिंद दोस्तों। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने हिस्ट्री पढ़ा था, अब हम देखेंगे स्टार्ट करने वाले हैं बायो। तो देखिए मैं आपको जीएस का लगभग सारा टॉपिक कवर कराऊंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके साथ साइंस, टेक, कंप्यूटर मैं सब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं बायोलॉजी क्या है। तो ये बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट क्लास है। पहले हम समझेंगे बाबू बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी वो है जिसमें जो भी आज के टाइम आप देखते हैं जिसमें भी जीवन है, 1% भी अगर जीवन अगर उसमें संभावना है, 1% भी अगर जीवन मात्र उसकी संभावना है, तो उसे हम बायोलॉजी में या जीव विज्ञान है, जीव से क्या कह रहा है, जो जीवित है, जो जिंदा है, उसे हम किस में हम शामिल करते हैं, उससे हम बायोलॉजी में शामिल करते हैं। ठीक है, जो भी जिंदा है उससे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। तो देखिए बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, ये लैमार्क है जो फ्रांस के थे, और ट्रेवेरिनस जो थे ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब देखिए कोई ना कोई जीव विज्ञान का जनक भी होगा, फादर, जैसे चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह बायोलॉजी के कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, देखिए जीव विज्ञान। तो देखिए बाबू, जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है, एक है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। लेकिन बहुत समय तक बॉटनी की खोज ही नहीं हुई थी। पेड़ पौधा को लोग जीवित ही नहीं मानते थे, उसे निर्जीव समझते थे, उसे सजीव ही नहीं समझते थे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे पेड़ पौधों को तो वो उन्हें जीवित नहीं समझते थे, उन्हें सजीव नहीं, उसे निर्जीव समझते थे, इसलिए ये पहले शामिल नहीं था। तो पहले यही था, बायोलॉजी में सिर्फ जूलॉजी आता था। लेकिन बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक हुए, उनका नाम है श्री जगदीश चंद्र बसु। ये इनका अगर कार्य क्षेत्र देखेंगे तो बहुत जगह रहा। अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम ये केमिकल इंजीनियरिंग करने गए थे बाहर में, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो इनको वापस आना पड़ा। और इसके बाद इन्होंने अपनी फिजिक्स की तरफ अपनी रुख किया। फिजिक्स में भी अच्छा खासा इन्होंने अपना योगदान दिया। इसके साथ साथ ये बायो में भी अच्छा खासा, बॉटनी क्षेत्र में भी बहुत अच्छा इनका योगदान देखने को मिलता है। इन्होंने ही बताया था कि वृक्षों में है जीवन। तो जैसे वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। ये लाइन है कहाँ का, तो ये है MJO, मेक जोक्स ऑफ। एक कार्टून जैसा बनाते हैं, यूट्यूब पे एक चैनल है MJO, अश्लील नहीं दिखाता, वो अच्छा है MJO। ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो कवि सम्मेलन में भी ये कहता है कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है, तो श्री जगदीश चंद्र बसु ने, या इनको जेसी बोस भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इनको बसु या बोस दोनों रहता है, या फिर जेसी बोस भी कहते हैं, या आप इन्हें बसु भी कहें। ठीक है, एक ही है। तो इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का निर्माण किया था। तो क्रेस्कोग्राफ क्या है कि जो पेड़ की जो ग्रोथ है ये उसको नापता था। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र से, और इन्होंने बताया था इसमें जीवन है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बॉटनी शब्द है इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये बॉटनी शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके साथ ये जो वनस्पति विज्ञान है, तो देखिए जंतु विज्ञान के जनक को कहते हैं अरस्तु, तो वनस्पति विज्ञान के जनक को कहते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जूलॉजी के जनक, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहते हैं, और बॉटनी के जनक को थियोफ्रेस्टस कहते हैं। तो देखिए अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछ देता है कि अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया एनिमलियम। इसमें कम से कम 500 जानवरों का वर्णन है। इसके बाद हम देखते हैं थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ठीक है, थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे। अब पहले यहाँ देखते हैं, आप जीवित हैं इसका क्या प्रमाण है। ठीक है, अगर ये सारे गुण हैं तो आप जीवित हैं। ठीक है, पहला है कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोशिकाओं के समूह, या फिर देखिए या सिंगल कोशिका हो, या फिर अगर वो यूनिसेलुलर है, अगर वो यूनिसेलुलर है तो भी वो जीवित है।
अगर वो मल्टी सेलुलर है तो भी जीवित है, अगर एक कोशिकीय है तो भी जीवित, और बहुकोशिकीय है तो भी जीवित। ठीक है, तो सभी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो हमारी शरीर की जो पूरी संरचना है, आप पूरी बॉडी देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारा पूरा शरीर है ये किससे बना है? ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, एक समान नहीं, एक समान कोशिका से नहीं मिलकर बना है, अलग अलग तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये क्या है। ये अपने में एक यूनिट है। यूनिट मीन्स क्या? मतलब कि जहाँ पे सारा काम खुद देखने को मिले। ये भोजन बनाता है खुद से, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण खुद कर लेता है, अड़तीस एटीपी का निर्माण खुद कर लेता है, खुद को नष्ट भी कर लेता है, खुद का निर्माण भी कर लेता है। तो जहाँ पर सारे कार्य देखने को मिलते हैं वहाँ पे हम यूनिट कहते हैं। जहाँ पे सब कुछ हो रहा हो उसे हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? ये इकाई है जिसे हम कोशिका या सेल कहते हैं। यह जीवों का एक निर्धारित लक्षण भी है। अगर ये वाले लक्षण है, जिसमें भी सेल है, कोशिका है, तो वो क्या है? जीवित है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है बाबू? तो देखिए, मेटाबॉलिज्म क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला देंगे तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। तो समझते हैं एनाबॉलिज्म क्या है। इससे पहले हम समझते हैं कैटाबॉलिज्म क्या है। मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई नहीं, आप पहले एनाबॉलिज्म समझो या कैटाबॉलिज्म समझो, एक ही है। देखो, आपकी वृद्धि हो रही है, आपका शरीर बढ़ रहा है, तो ये क्या है? एनाबॉलिज्म है। कहीं चोट लग गया, उसका रिपेयर हो रहा है, ये क्या हो गया? ये एनाबॉलिज्म है। कट गया, फिर से निर्माण हो गया, ये क्या हो गया? ये एनाबॉलिज्म है। ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण होना, लाइक हमारे सेल मरते हैं फिर बनते हैं, ये क्या है? एनाबॉलिज्म है। ठीक है, किसी चीज़ का बनना, कोशिकाओं का बनना, एनाबॉलिज्म। ठीक है, वृद्धि, किसी चीज़ का ग्रोथ करना, ये क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म। प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण होना, क्योंकि हमारा शरीर में अगर देखेंगे जो भी चोट वगैरह लग जाता है या फिर जिम वगैरह जाते हैं तो प्रोटीन लेते हैं। क्यों? जहाँ पे भी ये मसल अगर टीयर हो गया तो उसे भरने का काम करता है प्रोटीन। ऊर्जा चाहिए, 38 एटीपी चाहिए हमें, एक ग्लूकोज 38 एटीपी मिलकर बनता है। ठीक है, तो जिस चीज़ का भी निर्माण हो रहा है उसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ देना। तो पहले देखिए, अगर आप सांस लेते हैं वो टूटता है तभी तो एनर्जी मिलता है हमें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मेन जो हमारा श्वसन करता है, ठीक है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ये हो गया आपका पाचन। तो पाचन भी क्या है? एक टूट फूट की क्रिया है, खाते कुछ है निकलता कुछ है। ठीक है, तो ये क्या है? डाइजेशन। इसके साथ देखिए, ये आप समझ गए होंगे कैटाबॉलिज्म क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है। किसी चीज़ का टूट फूट जाना या फिर उसको तोड़ मरोड़ देना वो हो गया कैटाबॉलिज्म, और किसी चीज़ का निर्माण करना वो हो गया एनाबॉलिज्म। दोनों को मिला देंगे तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इसको हिंदी में मेटाबॉलिज्म को उपापचय कहते हैं। ठीक है, और एनाबॉलिज्म को उपचयन और कैटाबॉलिज्म को अपचयन कहते हैं। इसके साथ क्या है? अगला, वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अगर उसे सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर जहाँ पे भी हम ग्रोथ देखते हैं, पेड़ पौधा भी एक विकास करता है, ग्रोथ करता है, तो ये क्या हो जाएगा? बच्चा भी छोटा जब जन्म लेता है तो छोटा रहता है, अभी देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या है? ग्रोथ। इसके साथ क्या? प्रजनन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन देखने को मिलना चाहिए। अगर हम देखेंगे जो सबसे छोटी कोशिका का नाम है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, लेकिन वो भी तो प्रजनन कर रहा है। एक से अनेक होते हैं, एक को हम बहुत से हम, मैं एक था अनेक हो गया। ठीक है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। तो देखो बाबू, अब आदमी का बच्चा कुत्ता थोड़े पैदा करेगा, आदमी ही देगा। ठीक है, मतलब आदमी का बच्चा क्या होगा? जन्म लेगा तो आदमी ही लेगा, जानवर तो बन नहीं सकता। हम भी फिलहाल जानवर में ही आते हैं, लेकिन हम सब भी तो जानवर ही हैं। इंसान क्या है? जानवर ही है। ठीक है, जिसकी भी पूछ है वो सब जानवर में आते हैं। वही बात है कि हम थोड़ा सोच समझ लेते हैं, चल फिर सकते हैं, तो हम थोड़ी अलग कैटेगरी में आ गए, लेकिन हम जानवर श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। एक महिला थी, टीवी न्यूज़ में दिखा रहा था कि उन्होंने सांप बच्चे को जन्म दिया। पॉसिबल नहीं है, फेक न्यूज़ है।
ठीक है, वो मैं वीडियो आपको बीच में ऐड करके दिखा दूंगा जो वो बोल रही थी। बिहार के मुंगेर की इस महिला का दावा है कि उसने इस सांप को जन्म दिया है। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार महिला इस सांप का ख्याल रख रही है। महिला ने दावा किया है कि वो इस सांप की मां है। सांप भी उसकी सभी बातें मानता है। जिसने भी ये दृश्य देखा है, दांतों तले उंगलियां दबा ली। मुंगेर मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर। पहले मैंने की गर्भवती थी तो हमको पता नहीं चला था ये चीज। बाद पेशाब करने बैठे तो शरीर में इससे करने लगा, डोलने लगा। डोलने के बाद ही सरसों निकल गया। किधर चला गया खोजते रह गए, मिल भी नहीं। भगवान दिया था उसको ले लिया। कौन बार से उड़ा दिया हम लोग भी नहीं देखे, आँख के अंधा है। और हम तो आँख के अंधा, ऊपर वाला 10 गो आँख है देखने वाला। तो बिहला पूजा था, नाग पंचमी पूजा था, जना नागवा का अति चढ़ता दूध लवा। वो दिन हम रोटी पूरी छकने बैठे, सवा बना के धारे में, और पूरी छकने जैसे बैठे ना तैसे तीनों गोद में आ गया। तो हम सोचे कि मेरा पहला जो उड़ गया था बेटा आगू चला गया, तीनों को देखें और कन्ने घुस गया, देख नहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बाबू, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगर किसी में 3-4 हाथ निकल जाए, वो अलग चीज़ है, वो सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, वो क्रोमोसोम के बढ़ने घटने की वजह से आपको वो देखने को मिलता है। या फिर पटाव सिंड्रोम देखते हैं, ओट कट जाता है। या फिर जब भी क्रोमोसोम की घटने बढ़ने की 46 से अगर 45 हो गया, 45 से या फिर 48-50 हो गया, क्रोमोसोम बढ़ गए, ठीक है, तब आपको वैसी क्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ हम क्या देखते हैं, ठीक है, चेतना होनी चाहिए बाबू। चेतना मीन्स संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ को टच किया तो अनुभव हुआ, हाँ ये कुछ है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व एवं रासायनिक पदार्थ आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, ठीक है। अगर इस सब से आप प्रतिक्रिया कर रहे तो आप जीवित हैं, ठीक है। अगर एक मुर्दा मर गया है तो उससे क्या मतलब बनता है, ठीक है ना, आग का, ना ताप का, ना जल का। तो हम लोग जलाते भी हैं, वो जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है, जलाया जाता है, उसे बॉडी को कोई एहसास नहीं है। पानी में डालते हैं, मतलब पंच तत्व में विलीन करते हैं, वायु मिल गया, आकाश चला गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, अब गति करें, देखिए ये एक्सेप्शनल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। इसके साथ साथ क्या है, न्यूट्रिशन तो लेंगे ही, इसके साथ साथ उत्सर्जन भी करेंगे। जैसे आप देखेंगे पेड़ पौधे क्या उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। ये उत्सर्जन करते हैं, तेल हो गया या फिर देखेंगे गोंद हो गया, ये सारे उत्सर्जन करते हैं। हम क्या करेंगे, यूरिया वगैरह उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। यूरिया, अमोनिया, ये सारे हम उत्सर्जी हमारे उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो इसी तरह जो पेड़ पौधे के क्या रहेंगे, गोंद हो गया, तेल हो गया, ये सारा क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ में आ जाता है। अब हम देखते हैं, ये पॉइंट को मैंने जानबूझ के ऊपर लिखा था क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। मैं एक ही वीडियो में सोच रहा था इसे समझाने के लिए, तो मैंने इसे ऊपर में लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैरोलस लीनियस द्विजगत सिद्धांत इन्होंने दिया था। मतलब इन्होंने क्या कहा था, एनिमल किंगडम को अलग बांटा था, प्लांट किंगडम को अलग बांटा था। तो इनका नाम क्या है, ये एग्जाम में भी अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं। लीनियस ने क्या दिया था, द्विजगत सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो अब एग्जाम में अगर पूछ देगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, वर्गीकी का पिता किसे कहेंगे, तो ये हो जाएंगे लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने किसमें बांटा था, तो जंतु जगत में और पादप जगत में इन्होंने इसके 2 भाग किए थे। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। मतलब इन्होंने पादप जगत को अलग किया था और जंतु जगत को अलग किया था। जंतुओं को श्रेणी में अलग किया था और पादप को, क्योंकि अगर हमें स्टडी करना है तो कम से कम उसे पृथक करेंगे तभी तो समझ में। अगर इंसान है तो इंसान वाले को ही अगर स्टडी करेंगे, कुत्ता बिल्ली तो कुत्ता बिल्ली को स्टडी करेंगे, पेड़ पौधा है तो उसको अलग स्टडी करेंगे। तो इन्होंने ही इसको अलग किया था। किससे किया था, तो देखिए वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो लीनियस को कहते हैं। इन्होंने एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे द्विजगत सिद्धांत किसने दिया है, तो द्विजगत सिद्धांत
आपके लिनियस ने दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए, सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम, ठीक है, लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, पहला जो रहेगा वो रहेगा वंश के हिसाब से, दूसरा रहता है जाति के हिसाब से। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, होमो सेपियन। ठीक है, जो होमो है वो वंश है और सेपियन है वो जाति को दर्शाता है। दूसरा हम देखेंगे, आखिरी पॉइंट, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता, ठीक है, RH व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण किया है। इन्होंने 5, जैसे इन्होंने 2 किया था, इन्होंने 5 भाग में बांटा था। कौन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप, जंतु। अब हम स्टार्ट करेंगे जंतु से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जंतु से, इसके बाद हम पीछे चलेंगे। ठीक है, ये पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उल्टी गिनती चलेंगे। पहले जंतु पढ़ेंगे, फिर पादप पढ़ेंगे, फिर कवक पढ़ेंगे, फिर प्रोटेस्टा पढ़ेंगे, फिर मोनेरा पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 अगर पढ़ लिए, बायो ख़त्म। ठीक है, ये 5 पढ़ लिए, बायो ख़त्म। तो पहले जंतु के बारे में पढ़ेंगे, पादप पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे, प्रोटेस्टा पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे, बायो ख़त्म। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा वेव चैप्टर, मैं उसे कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद ही कुछ और, क्योंकि देखिए मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, मेरी भी जॉब है, इसके साथ मैं पढ़ाता भी हूँ और आपको भी पढ़ाना है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हम वेव कंप्लीट करेंगे। वेव के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कोशिका चैप्टर। थैंक यू।